एक बुन सोच की टी टॉक ट्रेन ऑफ थॉट with a series of an episodes with Professor of Happiness Dr. Nitin Joshi, Thank you, sir. a career design coach. Couple of his episode was really very interesting, very inspiring, which I'm sure there is a great lesson what sir had given to our टी टॉक audience. सर आपने आपकी स्कूल की जर्नी जो आपको अच्छा लगता था आपने बहुत खूबी कराया, बहुत अच्छे से किया उसको, बट अभी आपकी कॉलेज की जर्नी जो इंजीनियरिंग की है, मैनी टाइम्स व्हाट वी हैव सीन, लोग इंजीनियरिंग में एडमिशन ले तो लेते हैं बट कई जन उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, बट कई करते भी हैं तो उनको पता नहीं अपने लाइफ में क्या बनना है. सो आपकी जो जर्नी है इंजीनियरिंग की, क्या आप साझा करोगे हमारे टी टॉक ऑडियंस से? Thank you so much once again, sir, for this wonderful opportunity. And It's a pleasure. let me share with you the journey of engineering. So first of all, एक बहुत important प्रश्न आता है कि ये इंजीनियरिंग होता क्या है. तो ये हमेशा जब 12th में रहते हैं तो इस तरह के प्रश्न भी नहीं थे मन में, लेकिन अब ये समझ में आता है कि इंजीनियरिंग क्या होता है. तो मैं दर्शकगण को बताना चाहूँगा कि इंजीनियरिंग का एक्चुअली मतलब होता है इंजीनियरिंग अवर ब्रेन. तो इंजीनियरिंग का जो 4 साल का जो कोर्स होता है वो आपके ब्रेन को इंजीनियरिंग कर देता है, आपकी ब्रेन की डिजाइन कर देता है, आपके ब्रेन को एक प्रोसेस में सेट कर देता है. ये अपने इंजीनियरिंग कॉलेजेस और सिस्टम की खूबी है. तो इसके लिए मैं इस सिस्टम को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ. जब जहाँ तक रहा बात मेरे इंजीनियरिंग का, तो अगेन जैसे पेरेंट्स और सिस्टम, तो व्हेन आई टुक एडमिशन इन 1989 बी में, जब मैंने इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लिया तो पहले यही बात होती थी कि कौन से स्पेशलाइजेशन में चूज करना है आपको, बी, सिविल, मैकेनिकल. तो उस समय इस तरह का माहौल था कि अब सिविल तो ज़्यादा डिमांड में नहीं है, मैकेनिकल तो एवरग्रीन है बट ठीक है, कंप्यूटर साइंस काफ़ी डिमांड में है और इलेक्ट्रॉनिक्स तो बहुत ही डिमांड में है और इस तरह की बातें. तो हमारे पेरेंट्स ने भी हमें कहा कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स में कर लो. तो 12th तक के तो इलेक्ट्रॉनिक्स का ABCD भी नहीं पता था और सडनली आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग कर ली. तो अभी ये जो मैं आपको पहले एपिसोड में बता रहा था कि एबिलिटी किसी की बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इंटरेस्ट. तो क्या मेरे पास एबिलिटी थी या नहीं, मैं अभी आपको बताता हूँ. तो जब मैंने बी इलेक्ट्रॉनिक्स किया तो हमारे कॉलेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर मैं बताता हूँ कि मैंने जलगांव से इंजीनियरिंग की है, पूना यूनिवर्सिटीज़ में एफिलिएटेड था मेरा कॉलेज. तो इस कॉलेज के रिजल्ट्स बहुत ग्रेट नहीं होते थे, या ओवरऑल पूना यूनिवर्सिटी के रिजल्ट्स उस टाइम पर इतने ग्रेट नहीं होते थे. तो प्रेशर बहुत था, बहुत प्रेशर, क्योंकि मेरे फादर का जो नेचर है वो एक आर्मी के जनरल या कमांडर से कम नहीं है. तो उनका था, तो उनका हमेशा था कि भाई मैंने मेरा काम कर दिया, आपका इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया है, अब सेकंड काम आपका है. तो आप यदि किसी भी तरीके से अनसक्सेसफुल हुए तो दैट विल बी द डे वेयर आई विल टेक योर एडमिशन बैक and you will be sitting at home. This was the powerful instruction given to me by my father. Okay. So you are led with no choice. Secondly, मेरे ग्रैंडफादर का एक स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन था. मेरे ग्रैंडफादर का मैं ग्रेट फॉलोअर हूँ. उनका एक इंस्ट्रक्शन था कि ये हमेशा ध्यान रखना कि हम घर के बाहर किस पर्पस के लिए निकले हैं. आप इंजीनियर बनने के पर्पस के लिए निकले हो, किसी भी तरह से ये बिल्कुल ये चीज आपके टॉप ऑफ द माइंड हमेशा रहना चाहिए कि मैं घर से बाहर निकला हूँ. तो पर्पस की नहीं, वहाँ पे दादाजी डाल दी थी. वहाँ पे एक बूंद सोची पर्पस, मकसद क्या है जिंदगी का करने का, इंजीनियरिंग का. बिल्कुल क्लियर है, पर्पस हैज टू बी एब्सोल्युटली क्लियर. घर से बाहर हम क्यों निकले, और उसमें जो टाइम का हुआ, क्योंकि ग्रैंडफादर बड़े डिसिप्लिन और टाइम के बड़े पंक्चुअल थे, तो उन्होंने हमेशा बोला कि ये टाइम को हमेशा इंपॉर्टेंस देना, क्योंकि ये एक बार चला गया तो वापस नहीं आता है. तो मुझे उस समय, क्योंकि मेरे शायद दादाजी जिस तरह से मुझे बताते थे, मेरे लिए वो हमेशा एकदम ग्रेट वर्ड्स होते थे, ग्रेट वर्ड्स ऑफ विजडम, ऐसा मैं मानता हूँ. ग्रेट विचार, ट्रेन ऑफ थॉट्स वहाँ से शुरू हो जाती थी मेरी. तो ये वहाँ से शुरू हुआ. इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, चलता रहा. पहला सेमेस्टर हुआ. सेकेंड सेमेस्टर में सर बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई, मैं आपको बताना चाहूँगा, और ये मेरे लिए लाइफ की मेमोरी है. तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन, क्योंकि इंजीनियरिंग में नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे आराम से आते हैं, सेकंड चालू होगा एडमिशन सेकंड ईयर में, फिर हम आएंगे. तो और हम लोग काफ़ी लोग बाहर के थे, तो सब लोग अपने अपने हिसाब से हॉस्टल में आना. ये तो मेरे डैडी तो बोलते थे कब किस डेट में चालू हो रहा है, तो यू हैव टू बी देयर ऑन दैट डेट ओनली. तो मैं सबसे पहले पहुंच गया, एक दिन पहले पहुंच गया. एंड द अदर रीजन इज क्योंकि मेरी बुआ भी जलगांव में रहती थी, तो मेरे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं था वो सब प्रोसेस. तो जिस दिन मैं पहुंचा उसी दिन मुझे पता चला कि रिजल्ट डिक्लेयर हो गया फर्स्ट ईयर का.
मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मेरे सर जो आपको बोलते हैं ना बॉडी में प्रेशर, डिप्रेशन, स्ट्रेस वगैरह वाज ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, क्योंकि डैडी का इंस्ट्रक्शन टॉप के ऊपर था कि यदि कुछ गड़बड़ हो गई तो आप सीधे घर पे बैक। फियर फैक्टर जो है, डर और पुराना जो पास्ट रिजल्ट था कॉलेज का वो अच्छा नहीं था। और मैं आपको बताता हूँ कि मैं वहाँ पे दे न्यू दैट आई एम महाराष्ट्रियन जोशी, तो मैं हमारे क्लर्क मिस्टर पाटिल थे, मुझे पूरा याद है, वो इंस्टेंस ही याद रहता है हमेशा। मैं गया उनको कहा कि रिजल्ट आला है मला बघायचे क्या है जोशी काय बघायचं रिजल्ट तुझं काय पास होणार का? अच्छा उसने बोला पास हो गया रोल नंबर क्या है? मैं रोल नंबर अपना लेके गया था, रोल नंबर 1 लिखा हुआ दिया, ढूंढने लगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि वो मार्कशीट ऐसी दिखा था कि सब में लिखा था फेल फेल फेल, एटी फेल, ऐसे ही इंजीनियरिंग। वो बोल रहा था कि हमारे उस समय टोटल 300 स्टूडेंट्स थे फर्स्ट ईयर में, कोई प्रोडक्शन में कोई मैकेनिकल में, तो 300 स्टूडेंट्स। तो बोला था कि सगे फेलर्स है, वो मुझे यही बताते जा रहा है। मैंने कहा ठीक है मेरा रोल नंबर तो आने दो भाई। तो जैसी सर रोल नंबर मेरा आया, उसने फिर से मुझे देखा, अभी भी मुझे याद है, और बोला कि आर यू श्योर दिस इज योर रोल नंबर? येस। अरे जोशी असं होऊच शकत नाही, मराठी माणूस तू पास झाला है। तो क्योंकि सर उस समय मैं बताता हूं कि आउट ऑफ 300 स्टूडेंट्स ओनली 6 स्टूडेंट्स हैड क्लियर्ड द एंटायर, ऑल क्लियर जो बोलते हैं बी में। अक्सर इंजीनियरिंग में ऐसा होता है, पहले साल में काफी लाइक कोई एटीकेटी आती है, क्योंकि उस टाइम पर क्या था सब 2 सब्जेक्ट्स मुझे याद है, एक तो हमारा थर्मोडायनामिक्स, उसमें लगभग सब लोगों का डब्बा को रखा था, और दूसरा था अप्लाइड मैकेनिक्स। मैं भी कहूंगा कि मेरे भी पेपर टफ गए थे, इजी नहीं गए थे, लेकिन मेरी एक है कि जब भी मैं कोई भी चीज लेता हूं तो मैं अपने तरीके से मैं उसको पूरा करता हूं। सही गलत मैं सोचूंगा नहीं, लेकिन मैं अपने तरफ से उसको सॉल्व कर देता हूं। तो मैंने शायद यही किया था, और शायद इवैल्यूएटर को भी सिर्फ मेरा ये अप्रोच अच्छा लगा होगा। ये आज भी मैं मानता हूं, वो सही था या गलत आज भी मुझे पता नहीं है, लेकिन शायद इवैल्यूएटर को मेरी प्रोसेस, मेरा अप्रोच, मेरी सोच, और मैंने कोई इसमें कोई ग्रेट मार्क्स स्कोर नहीं किए थे, लेकिन पास जरूर हो गया था। तो ये मुझे बताना यह है कि आप अपने विचारों को अपने, और ये इंपॉर्टेंट है कि जब मैं पेपर लिख रहा था तो रूम में लगभग से 40 लोग होते थे या 30 लोग होते थे, तो उसमें मैं आधे घंटे के बाद सिर्फ 2 ही बच्चे बचे थे, और मैं 3 घंटे तक पूरा लिखता रहा पेपर, और मैं आखिरी बच्चा था उस अप्लाइड मैकेनिक्स का, बाकी क्योंकि टफ पेपर था और एकदम आउट ऑफ सिलेबस और इस टाइप का कुछ था। लेकिन मुझे यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि आप संघर्ष करें अपने ये पूरे विचारों का संघर्ष होता है। आप लोगों को देख के गिव अप करोगे या आप गिव अप नहीं करोगे। बस यहाँ मुझे लगता है ये पहला लेसन था इंजीनियरिंग का कि डोंट गिव अप एंड नेवर गिव अप काइंड ऑफ थिंग। तो इसी तरह से हमारा थर्मोडायनामिक्स का भी पेपर था सर। थर्मोडायनामिक्स में तो बहुत क्लासिकल सिनेरियो हो गया था। अब क्या हो गया था कि हॉस्टल में थे, कुछ कभी ऐसा पेपर लीक होना और ये सब की हम सुनते रहते हैं, तो ऐसा भी कुछ हो गया कि लोगों ने बोला पेपर लीक हो गया। तो ठीक हो गया, हमारे यहाँ नॉक किया रात को करीब 3 बजे हॉस्टल। मैंने कहा मुझे आपके कोई पेपर वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है, आई एम सॉरी। बोले अरे क्या यू आर फुल, सब लोग बोले, मेरे रूम पार्टनर्स भी बोले। मैंने कहा इफ यू आर इंटरेस्टेड यू गो टू सम अदर रूम, बट आई कैन नॉट। मेरी वैल्यू सिस्टम बिल्कुल भी वैल्यू व्हिच इज राइट फ्रॉम बचपन से। तो ये मैं बताता हूँ, और जिन लोगों ने वो पेपर फॉल्स था, आउट ही नहीं हुआ था, लेकिन अभी वो आप पहुंच गए और ये पेपर जो आपके हाथ में आया वो तो दूसरा ही था। अब आप समझ लो कि जो तैयारी करके आप गए, जो भी डिक्लेयर्ड पेपर के हिसाब से, और तो लोग ब्लैंक हो गए। 15 मिनट्स पेपर, पीपल जस्ट लेफ्ट द रूम। उस उम्र में, एज में पीपल दे गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड यू गेट कैरिड अवे, दे गेट कैरिड अवे। और इजी अप्रोच, ये इजी शॉर्टकट नहीं है बस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। तो ये जो मैसेज है ना यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शॉर्टकट्स मत मारो। लाइफ में शॉर्टकट मार दोगे तो शायद एक आध बार आपका शॉर्टकट चल भी जाए, बट लाइफ में यदि आपको अपने आप के साथ यदि खुश रहना है तो शॉर्टकट वाले कॉम्प्रोमाइजेस को बिल्कुल अवॉइड करो। जर्नी में मजा है, गोल पे पहुंचने के बाद कुछ मजा नहीं है। तो वो जर्नी है,
उस जर्नी में बहुत मजा है, तो आप एंजॉय करें जर्नी को। तो ये हमारी इंजीनियरिंग की जर्नी का ये इंपॉर्टेंट था। सेकंड, जब लास्ट फिर हमारा इस तरह से हम अच्छे स्टूडेंट के रूप में जाने जाते थे इंजीनियरिंग में, और हम जब बी हमारा हुआ तो बी में सर मैं बताता हूँ कि उस टाइम पर पूना यूनिवर्सिटी का रिजल्ट 17% आया था। 17% लोग पास हुए थे, और उसमें भी मेरा थैंक्स टू द ऑलमाइटी एंड ग्रेटिट्यूड टू गॉड दैट मैं क्लियर हुआ था। तो ये जो मुझे बताना था कि आप लगे रहो, आपके इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, आपके इंटेंशन में सादगी होना चाहिए, आपके इंटेंशन में सफलता होना चाहिए, आपके इंटेंशन में पर्पस क्लैरिटी होना चाहिए। यदि इंटेंट आपके सही है तो मैं मानता हूं कि यूनिवर्स आपकी मदद करता है। तो इसलिए ये इंजीनियरिंग का सफल हुआ। और इसी तरह से फिर जब मैं इसके साथ मैंने थोड़ा सा कुछ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में, तो ये समझ में आया कि ये इलेक्ट्रॉन मुझे दिख नहीं रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स का इलेक्ट्रॉन दिखता नहीं है, बोलते हैं करंट इधर जा रहा है, करंट उधर आ रहा है, वोल्टेज इधर, कुछ भी नहीं दिखता। शायद मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है विजुअलाइजेशन। मैं किसी चीज को देख के ज्यादा अच्छे से विजुअलाइज कर सकता हूँ, और ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इज लिटिल मोर एब्स्ट्रैक्ट। अभी करंट, रेजिस्टेंस भी दिखता नहीं है, वोल्टेज भी दिखता नहीं है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं दिख रहा है, फोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ भी नहीं दिख रहा है। सर्किट में जब हमने किसी से पूछा तो सब वो जिस तरह से बताते थे और जिस तरह से मैंने पढ़ा था, तो मुझे लगा कि वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन स्टेट में जा रहा था। तो मुझे ये समझ में आया कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग तो कर लिया है, लेकिन जिस तरह से भी मैंने किया था या समझा था इंजीनियरिंग को, शायद मैं उसमें उतना कॉन्फिडेंट नहीं था जितना होना चाहिए। मुझे कहने में आज ये कोई भी अफसोस नहीं है इस बात का। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में बीए किया था, तो फिर एमए आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में क्यों नहीं किया? तो रिसर्च में हमने देखा कि आपने बी इसमें किया और एमए आपने किसी और इसमें किया। तो बी करने के बाद लगा कि बस अब जिस तरह से बी किया था हमने, और तो लगा कि बस अब एजुकेशन का यहीं पे समापन कर देना ठीक है, और अब करें, हम अपने पैरों पर खड़े हों, कुछ काम करें। तो हम इंडस्ट्री में आ गए काम करने के लिए, और हमने इंडस्ट्री की जर्नी शुरू की। लेकिन फिर ऐसे इंडस्ट्री में ऐसे पड़ाव पर आए जहाँ पे लगा कि शायद पोस्ट ग्रेजुएशन करना ज्यादा मीनिंगफुल होगा। अब जब मुझे चॉइस आ गई अब मेरे पास, अब मैं क्या चॉइस वाली बात थी, पहले फोर्स वाली बात थी, अब चॉइस थी मेरा। मैं समझदार हो चुका था थोड़ा सा। क्या करना चाहिए, अब मुझे चूज करना है, अब मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। हो सकता है मैं एमई इलेक्ट्रॉनिक्स भी कर लेता, ऊपर वाले का शुक्र है, मैं थैंक्स बोलूंगा कि मेरे पास एबिलिटी है उतनी कि मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन बेहतर क्या करूंगा। तो मुझे लगा मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट ज्यादा कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें जब मैंने सब्जेक्ट को पहले पूरा देखा, समझे सब्जेक्ट क्या है, इसमें क्या क्या मुझे आउटकम आएगा इसका एमई का, क्योंकि उस टाइम पर मेरा एज 30 के आसपास का था। तो मैं समझ चुका था 6-7 साल के इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस के बाद कि अब मुझे जो करना है वो बहुत मीनिंगफुल होना चाहिए। अब ये मेरी लाइफ की डिग्री है, मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है, अभी मेरे आगे लाइफ का ये नॉलेज काम आने वाला है। तो इसलिए मैंने एमई इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, और थैंक्स टू द सिस्टम, अब यहाँ पर बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारे नॉर्मली क्या होता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने जो पास ग्रेजुएशन किया होता है उसी को कंटिन्यू करना। जैसे बी.कॉम किया तो एम.कॉम करो, बीए किया तो एमए करो। थैंक्स GSITS, बहुत GS इंस्टीट्यूट, जो अपना GSITS इंस्टीट्यूट है इंदौर का, बड़ा वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर मोस्ट इंस्टीट्यूशन है मध्य प्रदेश का। तो उसमें ऑप्शन से तो उसमें वहां पर उसमें था कि ये पर्टिकुलर स्ट्रीम में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में एनी बी कैन डू दैट। उसके लिए, क्योंकि इसके लिए कोई पहले से कि आपको प्रोडक्शन में ही रहना है, ये कोई जरूरत नहीं थी। ऑन दिस टी टॉक एक बूंद सोच के, वी हैव सीन द इंजीनियरिंग जर्नी ऑफ प्रोफेसर हैप्पीनेस डॉक्टर नितिन जोशी। तो उन्होंने what are the challenges which were there in engineering? I think there is no shortcut. Like if you just apply the process and if you are sincere to yourself, the values are in place, I'm sure you can make your foundation pretty strong. बट कहाँ ना कहाँ जाके आपको ऐसा भी लगता है जैसा पे ये जो पर्टिकुलर आप लाइक से इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रहे हो, शायद उसके बाद में करने के बाद में उनको थोड़ा लगा पे नहीं, अभी उनको एक पर्टिकुलर एमई एक अलग फील्ड में करना है जहाँ उनके साथ में कॉर्पोरेट में कनेक्ट हो गया। सो ये थी प्रोफेसर ऑफ हैप्पीनेस डॉक्टर नितिन जोशी की third episode with us on T-Talk channel. And if you like this particular episode, just go to www.ttalk.com
ttalk.net. Subscribe and like the channel as much as you can. So thank you very much for being part of this. Thank you so show much. again. Thank you so very much for the Thanks. opportunity.